हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओरिजिन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे स्टाइलिस्टिक्स की कि कहाँ से ओरिजिन हुआ और डेवलपमेंट में कौन से स्कॉलर्स ने क्या क्या काम किया। अगर ओरिजिन देखा जाए तो स्टाइलिस्टिक्स का जो ओरिजिन है 5th सेंचुरी BC, मूव बैक टू क्लासिकल रेटरिक और पोइटिक्स में इसकी ओरिजिन होती है स्टाइलिस्टिक्स की। सो क्लासिकल पोइट्स जिनमें एरिस्टोटल को हम देखेंगे, प्लाटो के देखेंगे, ग्रीक के जो मशहूर स्कॉलर्स थे, तो उनके वर्क से ही ओरिजिन होता है स्टाइलिस्टिक्स का। और दूसरे भी स्कॉलर्स से उनके वर्क्स को हम देखेंगे कि किस तरह स्टाइलिस्टिक्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर एरिस्टोटल को देखा जाए तो उनके वर्क्स वो थ्योरी ऑफ माइमेसिस देते हैं, देन कैथारसिस की बात करते हैं, प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी की वो बात करते हैं कि ट्रेजेडी का प्लॉट स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। सो इसका क्या लिंक बनता है स्टाइलिस्टिक्स के साथ? लिंक ये बनता है क्योंकि ट्रेजेडी, ड्रामा, ये सारे लिटरेचर है। लिटरेचर के अंदर एक स्टाइल से लिखा जाता है और उसी स्टाइल के बारे में अगर पढ़े तो वो आपका स्टाइलिस्टिक्स हो गया। सो अरिस्टोटल बताते हैं कि प्लॉट ट्रेजेडी की लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए, प्लॉट क्या होना चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स इसके होने चाहिए, राइट। सो इस तरह ये कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स स्टाइलिस्टिक्स। कहते हैं कि प्लॉट इज़ बिल्ट थ्रू लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। अरिस्टोटल सीज पोइट्री एज एन आर्ट, और ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि a representation of action that is serious, complete and having some magnitude in language that is pleasurably embellished। लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए? pleasurably embellished होनी चाहिए, राइट। सो यही स्टाइलिस्टिक्स है। इसी स्टाइल को पढ़ना, ट्रेजेडी का लैंग्वेज क्या होता है, नोवेल की लैंग्वेज क्या होती है, इसी को पढ़ना स्टाइलिस्टिक्स कहलाता है। सो इस तरह इनडायरेक्टली स्टाइलिस्टिक्स का ओरिजिन होता है। एंड देन कम्स द वर्क ऑफ प्लाटो। प्लाटो ने क्या किया? 2 टाइप्स ऑफ नरेशन उन्होंने बताए। द फर्स्ट वन इज़ जिसमें वो कहते हैं व्हेन ऑथर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ हिज कैरेक्टर्स ही डिफाइंस दिस एज माइमेसिस। ठीक है, कहता है कि जब ऑथर बोले इन द वॉइस ऑफ द कैरेक्टर्स, इसको उसने माइमेसिस कहा, यानी कॉपीइंग कहते हैं। ठीक है, माइमेसिस बेसिकली। सो ऑथर इज़ इमिटेटिंग देयर वॉइसेस। एक तो ये टेक्निक हो गया नरेशन का। दूसरा टेक्निक ये हुआ व्हेन ऑथर स्पीक्स इन हिज ओन वॉइस, जब अपनी ही वॉइस में वो बात करे तो इसे नरेशन कहेंगे, विच प्लाटो कॉल्स डाइजेसिस, जिसने प्लाटो ने इसको डाइजेसिस का टर्म दिया। सो यहाँ से भी नरेशन किस टाइप की होनी चाहिए, नरेटर को किस तरह नरेट करना चाहिए, वो बताते हैं प्लाटो, राइट। नरेशन की लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए। सो यहाँ से क्लासिकल ग्रीक से स्टाइलिस्टिक्स का ओरिजिन होता है। सो रोमन पोइटिक्स को देखा जाए तो उनमें हमारे पास सबसे पहले हॉरेस आ जाते हैं, जो कि 1st सेंचुरी BCE के अंदर, और इनका जो काम है द आर्ट ऑफ पोइट्री, उनके उस वर्क के अंदर ये डिस्कस करते हैं। ही बिलीव्स दैट द पोइट हैड टू स्वेट इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेरी आर्ट। पोइट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, endeavors he had to put efforts and endeavors in order to produce a literary work, और obviously लैंग्वेज पे बहुत उसको काम करना होता है। कहता है विदाउट हार्ड endeavor there would be no successful writer। राइटर के बारे में बताते हैं कि राइटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है लिटरेरी पीस को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड गुड राइटर्स वर स्टूडियस क्राफ्टमैन, और अच्छे राइटर्स वो होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं और क्राफ्टमैन यानी स्किलफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। सो कहते हैं इन ऑर्डर टू बी अ गुड राइटर स्टूडेंट्स हैड टू रीड ग्रीक पोइट्स। अगर अच्छा राइटर बनना है तो आप ग्रीक पोइट्स को पढ़े, जैसा कि होमर हो गया। देन दे हैड टू लर्न टू इमिटेट द स्टाइल। उनको पढ़ेंगे तो उनके स्टाइल को आप इमिटेट करेंगे। एंड सिंटेक्स ऑफ द राइटर लाइक होमर इन देयर ओन वर्ड, अपने ही वर्क्स में उनको चाहे उनके स्टाइल को इमिटेट करे, उसको लिखे और एक कंपोजिशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी उनके स्टाइल के बारे में बता रहा है ग्रेट ग्रीक राइटर्स के, जैसा कि होमर है। डिकोरम की वो बात करते हैं कि डिकोरम क्या होता है।
डिकोरम किसी भी चीज़ का अप्रोप्रिएटनेस, सलीका, तरीक़ा। सो द आइडिया दैट इन पोइट्री एवरीथिंग शुड बी फिट एंड प्रॉपर। पोइट्री की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसमें एवरीथिंग फिट और प्रॉपर हो और अप्रोप्रिएट हो। एंड आर्ट शुड इमिटेट नेचर। आर्ट जो है नेचर को इमिटेट करती है। एंड देन कम्स दी, एक और स्कॉलर आ जाते हैं, लॉन्जाइनस। और इनका जो वर्क है ऑन द सबलाइम, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है लिटरेचर के अंदर। सो लॉन्जाइनस इसके रिलेटेड क्या कहते हैं? स्टाइलिस्टिक्स के रिलेटेड कहते हैं पोइटिक सब्लिमिटी कैन बी डिफाइन एज, वो पोइटिक सब्लिमिटी की बात करता है, इसको डिफाइन करते हुए कहता है इट्स अ काइंड ऑफ पैशनेट स्टाइल। ये पोइटिक सब्लिमिटी जो है ये एक पैशनेट स्टाइल है जिसमें लैंग्वेज बेस्ड इट फोर्स द इट हैज़ द पावर टू डिलाइट। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पावर होनी चाहिए लैंग्वेज में कि ये डिलाइट कर सके, इंगेज कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके रीडर्स को टू द स्टेट्स ऑफ ब्लिस। ठीक है, लैंग्वेज इतनी पावरफुल होनी चाहिए, आप राइटर लैंग्वेज को इस तरह यूज़ करे कि वो डिलाइट कर सके, इंगेज कर सके और रीडर्स को ट्रांसपोर्ट कर सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी स्टेट ऑफ ब्लिस, राइट, उस चीज़ की बात करते हैं। फर्दर उसने 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी बताए। फर्स्ट 2 जो सोर्सेज है दे रिलाई ऑन नेचर, नेचर से आते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द इन्नेट जीनियस ऑफ द पोइट। ये जो है पोइट के इंजीनियस इनबिल्ट या नेचर से जो इसको आता है वहाँ से मिलता है, यानी पोइटिक इंस्पिरेशन का हो या कुछ भी कह सकते हैं। 3 जो रूल्स है फर्दर 5 में से फर्स्ट 2 तो ये हो गए। एंड 3 रूल्स दे आर द नर्चर लाइक, यानी जो कि नेचर की तरफ से नहीं आते, इन्नेट नहीं होते, जो आप खुद फ्लोरिश करते हैं, स्किल्स एंड क्राफ्ट्स, राइट। फिर कहते हैं द एबिलिटी टू फॉर्म ग्राउंड कॉन्सेप्शंस नेचर गिफ्ट, ये नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है। फिर इननेटनेस की बात करते हैं कि स्टिमुलस ऑफ पावर एंड इंस्पायर इमोशंस। फिर फर्दर मोर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द फिगर्स ऑफ थॉट एंड फिगर्स ऑफ लैंग्वेज। फिर बात करते हैं फिगर्स ऑफ थॉट और फिगर्स ऑफ लैंग्वेज की। एंड दे हैव इफेक्ट ऑन डेविएशन। डेविएशन का कॉन्सेप्ट स्टाइलिस्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि राइटर्स यूज़ करते हैं कि नॉर्मल वे से डेविएट करके हट के लिखते हैं ताकि यूनिकनेस आ सके उनके राइटिंग में, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए डेविएट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से हम देखेंगे। फिर नोबल डिक्शन की बात करते हैं, और नोबल डिक्शन में जो है चॉइस ऑफ वर्ड्स को हम देखेंगे, लैंग्वेज और इमेजरी किस तरह यूज़ हुए वो डिक्शन के अंदर आ जाएंगे। और 5th जो पार्ट है उसमें वो कहते हैं डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट्स, और वर्ड की अरेंजमेंट्स किस तरह होनी चाहिए, डिग्निफाइड और एलिवेटेड होनी चाहिए। सो इस तरह कुछ ग्राउंड्स रखते हैं लॉन्जाइनस स्टाइलिस्टिक्स के डेवलपमेंट में, कुछ रूल्स ये 5 जो इसने बताए, राइट, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। फिर 5th सेंचुरी BCE के अंदर इंपॉर्टेंट फिगर आ जाते हैं कोरेक्स। सो ही उसने क्या बताया, कोरेक्स ही टॉट द पीपल ऑफ साइराक्यूज हाउ टू स्ट्रक्चर देयर स्पीचेस। वो साइराक्यूज जो जगह है ग्रीस में, वहाँ के लोगों को सिखाते थे कि अपने स्पीचेस को किस तरह बेहतर बनाया जाए, किस तरह लॉजिकल वे में उनको डिलीवर किया जाए, परसुएसिव वे में, राइट। एंड देन परसुएसिवली इन फ्रंट ऑफ ज्यूरी के सामने, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने किस तरह बात की जाती है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह पेश करते हैं, स्पीच किस तरह से करते हैं। सो लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज की ही बात हो रही है स्पीच के अंदर भी। सो इसके अंदर स्टाइलिस्टिक्स के अंदर नॉट ओनली रिटन बट डिस्कोर्स, स्पीच भी लैंग्वेज से ही बनता है। सो इसके रिलेटेड वो बात करते हैं। एंड देन एक और जो है सोफिस्ट। सोफिस्ट बेसिकली स्कॉलर्स थे, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो कि स्टूडेंट्स थे कोरेक्स के, इसने उनको सिखाया हुआ था, राइट। सो उन्होंने क्या किया, वो टीचर्स थे, वहाँ के लोगों को सिखाते थे और पेमेंट लेते थे उनसे, राइट। वुड टीच द यंग
पीपल हाउ टू स्पीक एंड आर्ग्यू इलोकेंटली, इलोकेंट मैनर में फ्लुएंटली पब्लिक अरीना में किस तरह बात करते हैं वो उनको सिखाते थे, और इस एज अ रिजल्ट पेमेंट लेते थे, उनसे पैसे लेते थे। सो प्लाटो फाउंड सोफिस्ट, प्लाटो ने क्या क्रिटिसाइज किया, इन सोफिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि दे आर मोरली करप्ट। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इस तरह का स्पीच करना सिखाते हैं कि वो अपने स्पीचेस से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट, दैट दे टीच पीपल टू विन पब्लिक डिबेट्स को जीतते हैं टेक्टिक्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, इलोक्वेंट मैनर के थ्रू, एंड डिस्कशंस विथ वीगर आर्ग्यूमेंट्स बाय द यूज ऑफ अनफेयर टेक्टिक्स का वो यूज़ करते हैं। सो प्लाटो उनको इस तरह करके क्रिटिसाइज करते हैं। फिर 4th सेंचुरी BC के अंदर स्कूल ऑफ रेट्रिक की बुनियाद रखी गई थी, वो स्टार्ट हुआ था टू इमर्ज इन एथेंस, जिसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा डेवलपमेंट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में। फिर एक और स्कॉलर आ जाते हैं आइसोक्रेट्स, ये सोक्रेटिस नहीं है, राइट, आइसोक्रेट्स है। सो उसने क्या किया, ही ट्रेन द एफ्लुएंट यंग मैन टू सर्व द स्टेट वाइसली, यंग मैन को उसने सिखाया कि स्टेट को किस तरह सर्व करते हैं, और अपनी टीचिंग्स के अंदर टीचिंग्स के अंदर भी लैंग्वेज का यूज़ आता है। सो उसने ये शो किया कि what real rhetoric involve not just logic but emotions and style, इमोशन और स्टाइल्स की बात की उसने। और ये जो है इनका स्कूल टीचिंग जो था, स्कूल ऑफ रेट्रिक, इट सर्व, फिर वहाँ पे सर्वल स्पीचेस ऑफ आइसोक्रेट्स स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ के अंदर, इतने इम्पोर्टेंट है। फिर डिमोस्थीस जो कि ग्रेटेस्ट पब्लिक स्पीकर ऑफ ऑल द टाइम्स है, उनका भी बड़ा रोल रहा, बड़ा कमांड हासिल था उनको लैंग्वेज पे। सो एरिस्टोटल फाउंड अ स्कूल, अगेन एरिस्टोटल का एक और कंट्रीब्यूशन ये कि उस टाइम पे उसने एक स्कूल फाउंड किया था जिसको लाइसियम कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट स्टडी करते थे पोइटिक्स और रेट्रिक को। फिर एरिस्टोटल का जो वर्क है आर्ट ऑफ रेट्रिक, जिसमें वो बात करते हैं लोगोस, एथोस और पैथोस। लोगोस मीन्स लॉजिक, इथोस मीन्स इथिक्स के रिलेटेड, और पैथोस मीन इमोशंस के रिलेटेड। एंड देन 1st सेंचुरी BC के अंदर एक और स्कॉलर, इम्पोर्टेंट स्कॉलर है सिशेरो, वो एक लीडिंग लॉयर थे। उसने क्या किया, रेट्रिक पे काम किया था। कहते हैं कि रेट्रिक वाज द टूल ऑफ हिज ट्रेड, रेट्रिक्स पे उसको कमांड हासिल था। बेसिकली रेट्रिक्स जो है बोलने के तरीके को ही कहते हैं, राइट, स्पीच के रिलेटेड। सो ही यूज रेट्रिकल टेक्निक्स, रेट्रिक, और उसका जो है ट्राइपार्टेट फंक्शन उसकी बात करता है। क्या है ट्राइपार्टेट फंक्शन? इज़ टू टीच, टू परसुएड एंड टू डिलाइट। अगेन लैंग्वेज की ही बात करते हैं कि क्या पर्पस होना चाहिए, टू टीच, परसुएड एंड डिलाइट, और इसी पर्पस के लिए हमें लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। फिर सेंट अगस्टीन ऑफ हिप्पो, सेंट अगस्टीन क्या करते थे, ही टीच न्यू प्रीस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस, को सिखाते थे हाउ टू परसुएड द पेगन मासेस, कि पेगन मासेस को लैंग्वेज के थ्रू किस तरह परसुएड किया जाए अपने स्पीचेस के थ्रू, यानी मिशनरी पर्पसेस के लिए, ताकि उनको कन्वर्ट किया जा सके क्रिश्चियनिटी के अंदर। एक और स्कॉलर आ जाते हैं क्वांटिलियन, उनका भी बड़ा रोल है स्टाइलिस्टिक्स के डेवलपमेंट में। ही राइट हिज टीचिंग मेथड्स इन हिज हैंड बुक, उसका एक बुक है जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि फोकस करता है इथिकल एजुकेशन पे। फिर राइटिंग एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट स्पीचेस इन कोर्ट ऑफ लॉ में वो डिफरेंट स्पीचेस लिखते थे, जैसा कि सच अ स्टाइलिस्टिक रेट्रिकल प्रोग्राम ऑफ लर्निंग स्टिल बी एम्प्लॉयड, इस तरह के एम्प्लॉयड करते हैं आपके कंटेम्प्रेरी स्टाइलिस्टिक्स के अंदर। एंड देन कम्स द वर्क ऑफ अनदर जो स्कॉलर है एरास्मस। हम मूव कर रहे हैं आगे मॉडर्निटी की तरफ। सो एरास्मस जो है मॉडर्न टाइम्स में आ जाते हैं, एंड हिज वर्क डिकोपिया, इम्पोर्टेंट वर्क है, जो कि एक हैंडबुक था, इन ग्रामर स्कूल ऑफ इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, जो कि इंकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू अप्लाई स्टाइलिस्टिक फिगर को किस तरह यूज़ करते हैं, एंड मेक देयर रिटन और स्पोकन स्टाइल मोर इलोक्वेंटली किस तरह करें वो सिखा देता है।
इनका जो वर्क है डिकोपिया, ये याद रखे, इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर आ जाते हैं जो स्टाइलिस्टिक्स के अंदर 5 कैनन्स ऑफ रेट्रिक्स, राइट, जिसके अंदर पहला जो कैनन है इट्स अबाउट डिस्कवरी, जिसमें आप पीस ऑफ लिटरेचर को डिस्कवर करेंगे। एंड देन सेकेंड कैनन के अंदर उसको अरेंजमेंट देंगे। थर्ड कैनन के अंदर उसकी स्टाइलाइजेशन करेंगे, उसके स्टाइल को डिसाइड करेंगे, जिसमें डिफरेंट 3 लेवल्स आ जाते हैं, हाई लेवल स्टाइल, मिडिल लेवल स्टाइल और लोअर लेवल स्टाइल। So it has the greatest influence on structuring and development of the modern day stylistic। और चौथा जो है मेमोराइजेशन, यानी उसको रिमेंबर करना, रिकलेक्ट करना, और फिर फिफ्थ स्टेज में आप उसको डिलीवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। सो ये था हिस्ट्री ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।